नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ग्रिफिन अनलॉकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे अन्य वीडियोस की तरह ही ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट एडवेंचर ऑफ अ स्कैंडल इन बोहेमिया। शर्लॉक होम्स के लिए हमेशा सिर्फ वो ही द वुमन रहेगी। मैंने होम्स को उसे किसी और नाम से पुकारते नहीं सुना। होम्स की नज़रों में उसका दर्जा इस जहां की सारी औरतों में सबसे ऊंचा है और वो सभी औरतों से बेहतर है। ऐसा नहीं था कि आयरन एडलर के लिए उसके जो इमोशंस थे वो प्यार ही था। सारे इमोशंस, खासकर प्यार, तो उसके जैसे ठंडे और बैलेंस्ड माइंड वाले शख्स के लिए बेकार की बातें थी। किसी बात का रीजन देना हो या फिर ऑब्जर्व करना, पूरी दुनिया में शायद ही कोई उसकी बराबरी कर सकता है। पर जब प्यार करने की बात आती है वो जरूर गलती कर देता है। होम्स ने कभी प्यार की बातें नहीं की, उसे बस ताने और बनावटी हंसी ही आती है। लेकिन ऐसा करने से अपने इरादों और चालों का किसी को पता नहीं चलता। जिसका काम दूसरों को ऑब्जर्व करना है उनके लिए तो ये ठीक ही है। शर्लॉक होम्स जैसे शख्स जिनको आदत है नपातुला जवाब देने की, अगर वे अपने इमोशंस का इजहार करते हैं तो शायद उनका दिमाग भटक सकता है और उनके फैसलों पर से भरोसा उठ सकता है। अपने किसी जरूरी इंस्ट्रूमेंट में कोई मिट्टी या पत्थर चली जाए या फिर उसके हाई पावर लेंस के शीशे में दरार आ जाए, ये सब उसे ज्यादा टेंशन नहीं देते। पर उसके जैसे स्वभाव के इंसान को जब बड़े बड़े इमोशंस झेलने पड़ते हैं तो ये बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। फिर भी शर्लॉक होम्स के लिए तो बस वो ही एक औरत थी, आयरन एडलर, जिस पर पूरी तरह विश्वास कर पाना मुश्किल था। वो अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं हाल के दिनों में होम्स से ज्यादा नहीं मिला। मेरी शादी के बाद हम ज्यादा नहीं मिल पाए। मेरी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी और घर की जिम्मेदारियां ही मेरा सारा ध्यान खींच लेते थे। दूसरी तरफ होम्स, जिसका दिल बोहेमियन है, उसे सोसाइटी की किसी भी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बेकर स्ट्रीट के हमारे लॉज में अपने किताबों के नीचे दबा रहता होगा। हफ्तों तक बारी बारी से कोकीन और अपने एम्बिशन के बीच घिरा रहता होगा। कभी ड्रग के नशे में तो कभी अपने काम के जोश और जुनून में। उसे आज भी क्राइम को स्टडी करना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। वो अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व करने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल उन क्लूज को सुलझाने में और उन रहस्यों से पर्दा हटाने में करता है जिसमें पुलिस भी नाकाम हो जाती है। कई बार मैंने अजीब से केस में होम्स का नाम जुड़ने की खबर को सुना है। इनमें थे ट्रेप ऑफ मर्डर, त्रिंकोमाली के एटकिंसन भाइयों का केस और आखिर में हॉलैंड के राज परिवार का वो मिशन जिसे उसने बहुत सावधानी और सक्सेसफुली पूरा किया। होम्स की इन्हीं बातों को मैंने डेली प्रेस न्यूज़पेपर के रीडर्स के लिए शेयर किया था। फिर भी मुझे मेरे पुराने दोस्त होम्स की इन एक्टिविटीज को छोड़कर उसके बारे में और कोई बात नहीं मालूम। 20 मार्च 1988 की रात को जब मैं अपने पेशेंट के घर से लौट रहा था, मैंने सिविल प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मेरे रास्ते में बेकर स्ट्रीट पड़ता था। मैं वहां एक जाने पहचाने दरवाजे के पास से गुजरा। यह दरवाजा मेरे दिमाग में हमेशा मेरे फ्लर्ट करने के दिनों से और साथ में स्टडी इन स्कारलेट केस के डरावने हादसे से जुड़ा हुआ है। इस जगह से गुजरते हुए मुझे होम्स से दोबारा मिलने की बहुत इच्छा हुई। मुझे ये भी तो जानना था कि वो अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का यूज कहां कर रहा है। मैं उसके कमरे में पहुंचा तो देखा कि कमरे में लाइट से बहुत उजाला था। जैसे ही मैंने अपनी नजरें उठाई, उसके लंबे और पतले शरीर को डार्क कपड़ों में पर्दे के आगे से 2 बार इधर से उधर करते देखा। वो अपने कमरे में जल्दी जल्दी और बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसका सिर उसके छाती पर था और उसने अपने दोनों हाथ कमर के पीछे बांध रखे थे। मुझे उसके हर मूड और हैबिट के बारे में पता है। उसके एटीट्यूड और आदतें अपनी कहानी खुद बयान करते हैं। लगता था वो दोबारा काम पर लग गया था। वो अपने नशे से निकलकर किसी नए प्रॉब्लम को लेकर बिजी था। मैंने डोरबेल बजाया और मुझे उस कमरे में बिठाया गया जो कभी मेरा कमरा हुआ करता था। उसके हाव भाव में कोई गर्मजोशी, कोई अपनापन नहीं था। वो तो खैर वैसे भी नहीं होता है, पर मुझे लगता है वो मुझे देखकर खुश था। शायद उसने कुछ कहा तो नहीं, पर आंखों के इशारे से मुझे वहां एक चेयर पर बैठने के लिए कहा। फिर सिगार का केस मेरी तरफ उछाला। उसके बाद एक स्पिरिट केस और कोने में पड़ी सोडा बनाने वाले गैसोजिन की तरफ इशारा किया। शादी तुम्हें सूट कर गई, उसने कहा। वाटसन, मुझे लगता है पिछली बार तुम्हें देखने के बाद से तुमने अपना 7.5 पाउंड वेट बढ़ा लिया है। 7 पाउंड, मैंने जवाब दिया। हाँ, बोलने से पहले मुझे थोड़ी देर और सोचना चाहिए था। मैंने ऑब्जर्व किया कि तुमने फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि तुम वापस अपना काम शुरू करना चाहते थे, होम्स ने कहा। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पूछा। मैं पहले देखता हूं, फिर नतीजे पर आता हूं। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि तुम रोज भीग जाते हो और तुम्हारी नौकरानी बहुत ही अलसी और अनाड़ी है? मेरे प्यारे होम्स, मैंने कहा। यह बहुत ज्यादा हो गया। हाँ,
ये बात सच है कि थर्सडे को मैं शहर से दूर गया था वॉक करने के लिए और मैं बड़े ही गंदी हालत में घर लौटा था। लेकिन मैंने तो कपड़े बदल लिए हैं। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा कि तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया। हमारी नौकरानी मैरी जेन में वाकई कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए मेरी वाइफ ने उसे नोटिस दे दी है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि तुमने इसके बारे में पता कैसे किया। वो हंसा और अपने लंबे हाथों को आपस में रगड़ा। ये तो बड़ा सिंपल है, उसने कहा। मैंने देखा कि तुम्हारे लेफ्ट जूते के किनारे के लेदर में जहां आग की रोशनी पड़े तो चमकती है, वहां लगभग 6 कट्स लगे हुए हैं। इससे साफ जाहिर है कि किसी ने तुम्हारे जूतों के सोल को साफ करने के लिए बहुत खिसा है। देखो, इससे मुझे 2 बातें एक साथ पता चल गई। एक तो ये कि तुम बुरे मौसम में कहीं गए थे, दूसरा ये कि जूतों में स्लिट होना लंदन की पागल नौकरानी का ही काम हो सकता है। तुम्हारे प्रैक्टिस की बात करें तो अगर एक जेंटलमैन मेरे कमरे में आइडोफोर्म का स्मेल लेकर आता है, उसके राइट हैंड के पहली उंगली में सिल्वर नाइट्रेट का काला धब्बा लगा हुआ है और उसकी टोपी की राइट साइड उठी हुई है जहां उसने अपना स्टेथोस्कोप छुपा रखा है, तो मैं एक ढीला इंसान कहलाऊंगा अगर मैं ये भी नहीं बता पाया कि ऐसा शख्स मेडिकल प्रोफेशन में एक्टिवली काम कर रहा है। उसने जितनी आसानी से नतीजा निकालने के प्रोसेस के बारे में समझाया, मैं अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। जब मैं तुम्हारे रीजंस को सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ज्यादा सिंपल था कि मैं खुद ही इसे कर लेता। पर जब भी तुम अपने रीजंस को एक एक करके बताते जाते हो, मैं तब तक हैरान रहता हूं जब तक तुम अपने प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर देते। फिर भी मुझे लगता है कि मेरी नजरें भी तुम्हारी तरह ही तेज है, मैंने कहा। तो उसने सिगरेट जलाते हुए और सोफे पर बैठते हुए कहा। यू सी, तुम बस ऑब्जर्व नहीं करते। फर्क तो साफ है। एग्जाम्पल के लिए, यहां की सीढ़ियां जिसको तुमने बहुत बार देखा है। हाँ, बहुत बार। कितनी बार? वेल, शायद कई 100 बार। तो उसमें कितने स्टेप्स है? कितने हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कहा। यही तो, उसने कहा, तुमने ऑब्जर्व ही नहीं किया जबकि तुमने सीढ़ियों को देखा है। मेरा पॉइंट यही है। मुझे तो पता है वहां 19 स्टेप्स है क्योंकि मैंने उसे देखा भी और ऑब्जर्व भी किया है। बाय द वे, क्योंकि इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुमने मेरे कुछ छोटे केस में घटनाओं को अच्छी तरह से लिखा था, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें इसमें भी इंटरेस्ट आएगा। उसने टेबल पर रखी एक मोटी पिंक कलर की नोटपेपर को उछाला और कहा, यह पिछले पोस्ट में आया था, इसे जोर से पढ़ो। उस नोट में कहीं कोई तारीख नहीं लिखी थी, न ही उसमें कोई एड्रेस और सिग्नेचर था। आज रात को आपको कुछ करना होगा, उसमें लिखा था। 7:45 बजे एक जेंटलमैन आपसे अपने एक इंपॉर्टेंट मैटर को लेकर कंसल्ट करना चाहते हैं। आपने हाल में यूरोप के एक राजघराने में जो सर्विस दी थी उससे ये पता चलता है कि आप पर आसानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स पर भी भरोसा किया जा सकता है। आपके बारे में यही बात हमने चारों ओर से सुनी है। आप उस वक्त अपने चैम्बर में ही रहना और अगर आपके विजिटर ने मास्क पहना हो तो उसे गलत ना समझें। ये तो वाकई एक मिस्ट्री है, मैंने कहा। तुम्हें क्या लगता, इसका क्या मतलब है? मेरे पास कोई डेटा नहीं है। डेटा मिलने से पहले ही अंदाजा लगाना बहुत बड़ी गलती है। अनजाने में ही लोग सच्चाई को तोड़ मड़ोड़ देते हैं अपनी थ्योरी को सच बनाने के लिए, बजाय इसके कि वो सच के लिए अपनी थ्योरी बनाए। लेकिन इस नोट को देखो, इससे क्या बात समझ में आई? होम्स ने पूछा। मैंने नोट में लिखे हैंड राइटिंग को ध्यान से देखा और उस पेपर को भी। जिस शख्स ने इसे लिखा है वो शायद अमीर है, मैंने कहा। मैंने ये अपने दोस्त के प्रोसेस को कॉपी करने की कोशिश करते हुए कहा था, ऐसा पेपर हर कोई नहीं खरीद सकता। ये कड़क और स्ट्रांग था, बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग, यही तो बात है, होम्स ने कहा। ये यहाँ का पेपर है ही नहीं, जरा इसे लाइट में देखना। मैंने वैसे ही किया और देखा, इस पर कैपिटल ई स्मॉल GAP और फिर कैपिटल G के साथ स्मॉल t पेपर पर बुना हुआ है। इससे तुमने क्या समझा? होम्स ने पूछा। इस पेपर को जिसने बनाया है शायद उसका नाम है या फिर उस शख्स का मोनोग्राम है। बिल्कुल नहीं। GT का मतलब है जेसेलशाफ्ट, जिसका जर्मन में मतलब है कंपनी। ये वैसा ही है जैसा हम को लिखते हैं और बेशक P का मतलब है पेपियर। अब EG को कॉन्टिनेंटल गैजेटियर में ढूंढते हैं। ये कहकर उसने अपने शेल्फ से उतारा और चेक करना शुरू किया। एग्रिया, हाँ, EG एग्रिया ही है। ये जर्मन भाषा बोलने वाली बोहेमिया की एक छोटी सी कंट्री है। वो तो वेलेंस्टीन के डेथ सीन की जगह है और ढेर सारे ग्लास फैक्ट्रीज और पेपर मिल्स की। मैंने कहा, हाँ, मेरे दोस्त, इसका क्या मतलब निकाला तुमने? होम्स बोला। उसकी आंखें चमकने लगी और उसने अपने सिगरेट से धुएं का छल्ला उड़ाया। पेपर बोहेमिया में बना है, मैंने कहा।
यकीनन, और जिस शख्स ने नोट लिखा है वो जर्मन है। क्या तुमने सेंटेंस बनाने के इस अजीब तरीके को नोटिस किया? एक फ्रेंच या रशियन शख्स ऐसा नहीं लिख सकता। ऐसा एक जर्मन ही लिख सकता है। इसलिए अब यही जानना रह गया है कि ये जर्मन जो एक बोहेमियन पेपर पर लिखता है, मास्क से अपना चेहरा छुपाना चाहता है, उसके इरादे आखिर हैं क्या? अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे शक को मिटाने के लिए वो शख्स यहां पहुंच ही गया है, होम्स ने कहा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, घोड़े की टाप और चक्कों की आवाज सुनाई दी, फिर दरवाजे की घंटी बजी। होम्स ने एक सीटी मारी। 2 घोड़े हैं, उसने अंदाजा लगाया। हाँ, उसने खिड़की की तरफ देखकर कंफर्म करते हुए कहा, एक सुंदर सी बग्घी है और 2 सुंदर घोड़े। लगता है इस केस में काफी पैसा है। वाटसन, अगर यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है तो। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे यहां से जाना चाहिए, होम्स। नहीं, बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर। तुम जहां हो वहीं रहो। तुम्हारे बिना मैं खोया हुआ फील करूंगा और ये केस तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। तुम अगर इसे मिस करोगे तो बहुत बुरा होगा। लेकिन तुम्हारा क्लाइंट, उसे माइंड मत करो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है और शायद उसे भी लो आ गया। उस आर्मचेयर में बैठ जाओ और हम दोनों को ध्यान से सुनो। पैरों के धीमे पर भारी आवाज पहले सीढ़ियों पर, फिर पैसेज से होते हुए दरवाजे पर आकर रुक गई। फिर दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। कम इन, होम्स ने कहा। एक शख्स अंदर आया जो 6 फीट 6 इंच से कम हाइट का नहीं रहा होगा। उसके चेस्ट और हाथ हरक्यूलिस के जैसे थे। कपड़े तो उसके महंगे थे, पर इंग्लैंड के स्टैंडर्ड से ये बुरा ही था। उसके डबल ब्रेस्ट कोट के स्लीव्स और फ्रंट में ढेरों फर के बैंड्स लगे हुए थे, जबकि रेड सिल्क की लाइनिंग वाले उसका ब्लू क्लोक उसके कंधे पर फैला था और गर्दन के पास महंगे स्टोन्स वाले एक ब्रूच के सहारे बंधा हुआ था। उसने काफ मसल्स तक लंबे ब्राउन फर वाले बूट्स पहने थे। अभी तक उसे देखकर जो क्रूर और अमीर होने का इंप्रेशन बन रहा था, उसमें रही सी कसर इस बूट्स ने पूरी कर दी थी। एक मोटे किनारे वाले हैट को उसने अपने हाथों में ले रखा था और अपने चेहरे के ऊपर के हिस्से को एक काले मास्क से ढका हुआ था। वो कमरे के अंदर अपने मास्क को ठीक करते हुए घुसा। उसके चेहरे के नीचे के हिस्से को देखकर लगता था कि वो एक स्ट्रांग कैरेक्टर वाला शख्स है, जिसके होठ मोटे और लटके हुए से थे और ठुड्डी लंबी और सीधी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो ढीठ होगा, जिसके कारण ये केस लंबा खिंच सकता है। तुम्हें मेरा नोट मिला? उसने अपने जर्मन लहजे वाली गहरे आवाज में पूछा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलूंगा। वो कभी मुझे और कभी होम्स को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि किससे बात करनी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बैठ जाइए, होम्स ने कहा। ये मेरे दोस्त और कलीग है, डॉक्टर वाटसन, जो अक्सर मेरे केस में मुझे मदद करते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि मैं किनसे बात कर रहा हूं? तुम मुझे काउंट वॉन क्रेम बुला सकते हो। मैं बोहेमिया का एक रईस हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका ये दोस्त भरोसेमंद और समझदार है और मैं अपने इंपॉर्टेंट मैटर पर इस पर भरोसा कर सकता हूं। अगर नहीं तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगा। मैं जाने ले लिए खड़ा हो गया, पर होम्स ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस चेयर में धकेल दिया। या तो हम दोनों ही रहेंगे या फिर कोई नहीं, होम्स ने कहा। आप मुझसे जो भी बात करना चाहते हैं वो आप इन जेंटलमैन से भी कर सकते हैं। काउंट ने अपने कंधों को हिलाते हुए कहा। तो मुझे अपनी बात शुरू करनी चाहिए। आप दोनों को 2 साल तक इस बात को सीक्रेट रखना होगा, फिर उसके बाद तो इस मैटर का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं कह सकता हूं कि ये मैटर यूरोप के हिस्ट्री पर असर डाल सकता है। मैं वादा करता हूं, होम्स बोला। और मैं भी, मैंने कहा। मास्क पहनने के लिए माफ करना, उस अजनबी ने कहा। जिन्होंने मुझे यहां भेजा है वो चाहते थे कि तुम उनके एजेंट को न देखो। मैं एक सच बताना चाहता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले जो अपना इंट्रोडक्शन दिया था वो सही नहीं था। मुझे पता है, होम्स ने रूखे अंदाज में कहा। यह बहुत ही नाजुक मामला है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी, वरना ये एक बड़ा स्कैंडल बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे यूरोप के इस राजघराने पर आंच आ सकती है। सीधे सीधे कहूं तो ये बोहेमिया के ऑर्मस्टीन राजघराने के राजाओं से जुड़ा मामला है। मुझे ये भी पता है, होम्स ने धीमे से कहा और आंखें बंद कर आर्मचेयर में बैठ गया। हमारे मेहमान ने थोड़ी हैरानी भरी नजरों से इस सुस्त और आराम से लेटे हुए शख्स की तरफ देखा। बिना शक ये कह सकते हैं कि होम्स के बारे में उसे बताया गया होगा कि वो यूरोप का सबसे बेहतर और एनर्जेटिक एजेंट है। होम्स ने अपनी आंखों को धीरे से खोला और अपने लंबे चौड़े क्लाइंट को देखा।
अगर हिस मैजेस्टी खुद इस केस पर बात करते तो मैं इस बारे में बेहतर सलाह दे सकता था, होम्स ने कहा। यह सुनते ही वो शख्स अपने चेयर से उछल खड़ा हुआ और कमरे में परेशान होकर इधर उधर चलने लगा। फिर बेचैन होकर अपने चेहरे के मास्क को फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। तुम सही कह रहे हो, उसने चिल्लाकर कहा। मैं ही राजा हूं। मैं इस बात को क्यों छिपाऊं? हाँ, क्यों छिपाना? होम्स फुसफुसाया। योर मैजेस्टी, आपके कुछ कहने से पहले ही मुझे मालूम था कि मेरी बात विल्हेम गोट्सराइट सिगिस्मोंड वॉन ऑर्मस्टीन, कासल फेलेस्टीन के ग्रैंड ड्यूक और बोहेमिया के किंग से हो रही है, लेकिन तुम समझ सकते हो। ये कहकर हमारे अजीब से मेहमान फिर से बैठ गए और अपने सफेद माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम ये समझ सकते हो कि मुझे अपना कोई काम खुद से नहीं करना पड़ता है, लेकिन यह मामला इतना नाजुक है कि मैं अपने एजेंट पर यूं ही भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए मैं छुपकर प्राग से यहां तुम्हारे साथ कंसल्ट करने आया हूं। तो कंसल्ट कीजिए, होम्स ने आंखें बंद करते हुए कहा। शॉर्ट में सुनाता हूं। कुछ 5 साल पहले वॉर्सो में एक विजिट के दौरान मेरी मुलाकात आयरन एडलर से हुई। बेशक तुम भी इस नाम को पहचानते हो, उस मेहमान ने कहा। प्लीज ये नाम मेरे इंडेक्स में ढूंढना, डॉक्टर, होम्स ने धीमे से आंखें बिना खोले ही कहा। कई सालों से उसने एक सिस्टम बना रखी थी जिसमें वो लोगों और चीजों के बारे में उनके डिटेल्स लिख कर रखता था। मुझे आयरन एडलर की बायोग्राफी मिल गई। मुझे देखने दो, होम्स ने कहा। हम न्यू जर्सी में 1858 में जन्मी, वॉर्सो के ओपेरा से रिटायर हुई और लंदन में रहती है। योर मैजेस्टी, मुझे जहां तक समझ आ रहा है, आप इस जवान औरत में उलझ गए। आपने उसे कुछ पर्सनल लेटर्स लिखे और अब आपको वो खत वापस चाहिए। मैं यही चाहता हूं, पर कैसे? मेहमान ने पूछा। क्या कोई सीक्रेट शादी हुई थी आपकी उसके साथ? होम्स ने वापस पूछा। नहीं। कोई लीगल पेपर या सर्टिफिकेट? नहीं। फिर तो मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूं, योर मैजेस्टी। इस यंग लेडी ने अगर आपके लेटर्स को ब्लैकमेल या किसी और मकसद के लिए यूज करने के बारे में सोचा भी तो वो उस लेटर को सच कैसे साबित कर सकती है? राइटिंग से, फोर्जरी, धोखे से। मेरा प्राइवेट नोट पेपर चोरी हो गया है। मेरी सील भी कॉपी कर ली गई है। मेरे फोटोग्राफ भी किसी ने खरीद ली है। फोटो में हम दोनों हैं। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। योर मैजेस्टी ने वाकई ये काम बिना सोचे समझे किया है। मैं पागल हो गया था। आपने खुद को गंभीर मुसीबत में डाल दिया है। मैं उन दिनों क्राउन प्रिंस हुआ करता था, किंग नहीं। मैं तब जवान था, अब मैं 30 का हूं। उन लेटर्स को तो हासिल करना ही होगा। हम कोशिश करके थक गए हैं। योर मैजेस्टी को उसे पैसे देकर खरीद लेना चाहिए। वो लेटर्स बेचना नहीं चाहती। फिर तो वो चोरी भी हो सकती है। 5 बार इसकी कोशिश हो चुकी है। 2 बार तो पैसे लेकर 2 चोरों ने उसके पूरे घर को छान मारा। एक बार जब वो ट्रेवल कर रही थी, उसके लगेज को उठवा लिया। 2 बार उसे रोककर पूछा गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कोई सुराग भी नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। ये तो वाकई में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, होम्स ने हंसते हुए कहा। पर मेरे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है। वाकई में। लेकिन वो फोटोग्राफ का क्या करना चाहती है? मुझे बर्बाद? लेकिन कैसे? मेरी शादी होने वाली है। हाँ, मैंने भी सुना है। स्कैंडिनेविया के राजा की दूसरी बेटी क्लोटिल्डे लोथमन वॉन सक्समेनिंगन के साथ। तुम्हें उनकी फैमिली के स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स के बारे में तो सुना ही होगा। वो खुद भी बहुत नाजुक सी लड़की है। मेरी हरकतों पर थोड़ा सा भी शक सारे मामले को खत्म कर सकता है। और आयरन एडलर? आयरन ने उन्हें फोटो भेजने की धमकी दी है और वो ऐसा कर भी सकती है। मुझे पता है, वो ऐसा कर सकती है। तुम उसे नहीं जानते, उसका दिल स्टील के जैसा सख्त है। उसका चेहरा सबसे खूबसूरत चेहरों में से एक और उसका दिमाग पक्के इरादों वाला। मेरी शादी किसी और से न हो इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। क्या आपको यकीन है कि उसने फोटो अभी तक नहीं भेजी? मुझे यकीन है। वो कैसे? क्योंकि उसने कहा था कि वो फोटो उसी दिन भेजेगी जिस दिन पब्लिक में मेरे एंगेजमेंट की बात आएगी और वो दिन अगले मंडे को है। ओह, तो हमारे पास अभी भी 3 दिन है, होम्स ने उबासी लेते हुए कहा। ये तो अच्छी बात है। मेरे पास 1 या 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पड़े हैं जिन्हें मुझे अभी देखना है। योर मैजेस्टी, आप तो यकीनन अभी लंदन में ही रहने वाले हैं। जरूर। तुम मुझे लैंघम में काउंट वॉन क्राम नाम के ढूंढ सकते हो।
फिर मैं आपको लिख कर बता दूंगा कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं भी यही प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं परेशान रहूंगा। फिर पैसे का क्या? ब्लैंक चेक। वाकई? मैं तुम्हें बता दूं, मैं उस फोटोग्राफ को पाने के लिए अपने राज्य का कोई भी हिस्सा दे सकता हूं। और अभी के खर्चे के लिए? राजा ने अपने क्लोक के अंदर से एक भारी सा लेदर बैग निकाला और टेबल पर रखा। इसमें 300 पौंड के गोल्ड है और 700 पौंड कैश है, उन्होंने कहा। होम्स ने एक रिसीट लिखा और उन्हें थमा दिया। और मैडम का एड्रेस? होम्स ने पूछा। ब्रियोनी लॉज, सर्पेंटाइन एवेन्यू, सेंट जोन्स वुड। होम्स ने एड्रेस नोट किया। एक और सवाल, उसने पूछा, क्या वो एक कैबिनेट फोटो थी? हाँ। गुड नाइट, योर मैजेस्टी। मुझे यकीन है कि हम आपके लिए जल्दी ही कोई अच्छी खबर लाएंगे। गुड नाइट वाटसन, उसने कहा। रॉयल बग्घी सड़क पर निकल पड़ी। अगर हो सके तो कल दोपहर 3 बजे मुझसे मिलो वाटसन, मैं इस छोटे से मैटर में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक 3 बजे मैं बेकर स्ट्रीट पहुंच गया, लेकिन होम्स अभी तक वापस नहीं आया था। लैंडलेडी ने मुझे बताया कि वो सुबह 8 बजे ही घर से निकल गया था। चाहे जितनी देर भी इंतजार क्यों न करना पड़े, मैं करूंगा, ये सोचकर मैं आग के पास उसका इंतजार करने लगा। मुझे उसके इंक्वायरी के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी, लेकिन पिछले 2 केस की तरह इस केस में कोई अजीब या सीरियस बात नहीं है। लेकिन फिर केस का नेचर और हाई स्टेटस क्लाइंट होने के कारण इस केस का अपना ही अलग कैरेक्टर है। हाँ, इस केस के नेचर के अलावा मेरे दोस्त की कुछ ऐसी बातें हैं जिससे वो सिचुएशन को एक मास्टर की तरह समझता है और सोच समझकर ही फैसला लेता है। इन्हीं सब बातों की वजह से मुझे उसके सिस्टम को समझने में मजा आता है। उसका मेथड है तेजी और बारीकी से चीजों को देखना, जिससे वो नामुमकिन से लगने वाले केस को भी सुलझा देता है। मुझे उसकी खामियाबी की इतनी आदत हो गई थी कि उसके फेलियर की सोच मेरे दिमाग में आती ही नहीं थी। दोपहर के 4 बजने वाले थे जब दरवाजा खुला। एक शख्स जो शराब पिए हुए जैसे बेकार हालत में था, वो अंदर घुसा। वो दूल्हे के भेष में था। उसका चेहरा लाल और कपड़े भी बेढंग से थे। मुझे अपने दोस्त के भेष बदलने के अमेजिंग पावर के बारे में पता था। मुझे उस शख्स को 3 बार ध्यान से देखना पड़ा ये समझने के लिए कि वो वाकई में मेरा दोस्त होम्स है। वो अपना सिर हिलाते हुए अपने बेडरूम में चला गया और 5 मिनट में सूट पहनकर बाहर निकला। फिर उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला, पैरों को फायरप्लेस के सामने फैलाया और कुछ देर तक जी भरकर हंसा। क्या? वाकई? ये कहकर हंसते हंसते उसके आंसू निकल आए। हंसते हंसते उसका दम फूलने लगा। फिर भी वो तब तक हंसता रहा जब तक वो थक कर चेयर में नहीं लेट गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। सब कुछ बहुत ही फनी है। मैं श्योर हूं कि तुम्हें यह नहीं पता होगा कि सुबह मैंने क्या किया। नहीं, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। तुम्हें तो मिस आयरन एडलर का पीछा करना था या उसके घर का? वही कह सकते हो, लेकिन सब कुछ अजीब ढंग से हुआ। मैं बताता हूं। मैं सुबह 8 बजने के थोड़ी देर बाद घर से निकला। मैंने एक ऐसे दूल्हे का भेष बनाया जिसे नौकरी की जरूरत है। यहाँ घोड़ों में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के बीच बड़ा भाईचारा है और वो एक दूसरे की जरूरत का ख्याल रखते हैं। उनमें से एक का भेष बना लो और वो सब कुछ है जान लो जो तुम्हें जानना है। ऐसा करके ही मुझे ब्रियोनी लॉज का पता चल गया। वो 2 मंजिला विला है जिसके पीछे गार्डन है और आगे वो रोड तक बना हुआ है। उसके दरवाजे में चब लॉक लगा है। अंदर राइट साइड में एक बहुत बड़ा सिटिंग रूम है जो फुल फर्निश्ड है। उसकी लंबी खिड़कियां फ्लोर को छूती है, जिनमें ऐसे हैंडल लगे हैं जिसे बच्चे भी आसानी से खोल ले। इनके अलावा वहां कुछ याद करने लायक नहीं है। मैंने उस विला के चक्कर लगाए और उसे हर एंगल से देखा, पर मुझे वहां कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगी। फिर मैं सड़क पर टहलने लगा और देखा कि उसी लेन में घोड़े के अस्तबल है जहां मैंने घोड़े की सफाई में मदद की थी। इसके बदले में मुझे कुछ पैसे, सिगरेट और मिस एडलर के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन मिली जो मैं चाह रहा था। उस गली में रहने वाले ढेर सारे लोगों की कहानियां भी मुझे मजबूरन सुननी पड़ी। आयरन एडलर के बारे में क्या सुना? मैंने पूछा। ओह, ये कि उसने उस एरिया के सारे मर्दों का सिर झुका रखा है। वो टोपी के पीछे छुपी हुई इस प्लेनेट की सबसे सुंदर चीज है। वो अपनी लाइफ खामोशी से जीती है, कंसर्ट्स में गाती है, रोज शाम को 5 बजे गाड़ी में बाहर जाती है और 7 बजे डिनर के लिए वापस आती है। इसके अलावा वो कभी बाहर नहीं जाती सिवाय गाने के लिए। उसके घर में सिर्फ एक ही शख्स आता जाता है, पर वो काफी बार आता है। ये शख्स दिखने में डार्क, हैंडसम और डैशिंग है और कम से कम दिन में 1 बार तो आता ही है,
कभी कभी तो 2 बार भी उसका नाम मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन है, जो इनर टेम्पल का लॉयर है। कैब के ड्राइवरों का भरोसा जीतने के फायदे देखो। सरपेंटाइन न्यूज़ की गली से निकलते हुए वो शख्स काफी बार टैक्सी का इस्तेमाल करता है, इसलिए ड्राइवरों को उसके बारे में काफी कुछ पता था, जो मैंने पता कर लिया और आगे का प्लान बनाने के लिए ब्रियोनी लॉज चला गया। ये तो जाहिर है कि गॉडफ्रे नॉर्टन इस केस का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसका लॉयर होना कुछ गड़बड़ सा लगता है। उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है और उसके घर बार बार जाने की वजह क्या है? क्या वो उसकी क्लाइंट है, दोस्त है या उसकी लवर है? अगर वो क्लाइंट है तो इसने वो फोटोग्राफ शायद इसके पास दे दी है, और अगर लवर है तो शायद नहीं दी है। तो सवाल ये है कि क्या मुझे ब्रियोनी लॉज में ही काम करना चाहिए या फिर इनर टेम्पल में उस जेंटलमैन के चैम्बर में? ये बहुत ही नाजुक पॉइंट है, क्योंकि मुझे अब ज्यादा लोगों पर नजर रखनी पड़ेगी। मुझे पता है कि मैं तुम्हें इन सब डिटेल्स को सुनाकर बोर करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि अगर तुम सिचुएशन को समझना चाहते हो तो मेरी इन छोटी छोटी मुश्किलों के बारे में भी जानो। मैं तुम्हें बहुत नजदीक से फॉलो करता हूं, मैंने जवाब दिया। मैं इस बात को अपने दिमाग में बिठा ही रहा था कि ब्रियोनी लॉज में एक खूबसूरत सी कैब आई, जिसमें से एक जेंटलमैन निकला। वो एक हैंडसम, डार्क, ऊंची नाक और मूंछों वाला शख्स था, जो जाहिर था कि ये वही शख्स है जिसके बारे में मैंने अभी लोगों से सुना था। ऐसा लगा उसे काफी जल्दी है और उसने चिल्लाकर कैब को रुकने के लिए कहा। नौकरानी के दरवाजा खोलने पर वो सीधे अंदर ऐसे गया जिससे ये लगा कि वो इस घर से अच्छी तरह वाकिफ है। वो इस घर में आधे घंटे के लिए था और मैंने उसे सिटिंग रूम में इधर उधर चलते हुए, हाथ हिलाते हुए और एक्साइटमेंट में बातें करते हुए देखा, लेकिन मैं मिस एडलर को बिल्कुल नहीं देख पाया। फिर वो शख्स बाहर आया, पर अब वो पहले से भी ज्यादा परेशान लग रहा था। जैसे ही वो अपने कैब में बैठा, उसने अपने पॉकेट से गोल्ड वॉच निकाला और उसे ध्यान से देखा। तेज चलाओ, वो चिल्लाया। सबसे पहले रीजेंट स्ट्रीट के ग्रोस हैंकीज चलो, फिर एजवेयर रोड के सेंट मोनिका चर्च चलो। अगर तुमने 20 मिनट में मुझे पहुंचा दिया तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। जब वो निकल गया, मैं सोच ही रहा था कि मैं उसे फॉलो कर पाऊंगा या नहीं, तभी वहां एक सुंदर सी बग्घी आई। मैंने देखा कि मिस एडलर अपने हॉल के दरवाजे को खोलकर सीधे बग्घी में बैठ गई। मैं उसके चेहरे की बस एक झलक ही देख पाया, लेकिन इतना पता चल गया कि वो बहुत खूबसूरत थी। उसका चेहरा मर मिटने लायक था। सेंट मोनिका चर्च, जॉन, वो चिल्लाई, 20 मिनट में पहुंचाओगे तो पैसे दूंगी। ये तो बहुत बढ़िया मौका है, मुझे इसे नहीं खोना चाहिए। मैं सोच ही रहा था कि क्या मुझे उसकी बग्घी में ही लटक जाना चाहिए या मुझे उसके पीछे भागना चाहिए। तभी एक कैब वहां से गुजरी। मेरी हालत देखकर कैब ड्राइवर ने मुझे 2 बार घूरा, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैं जल्दी से उसके कैब में बैठ गया। सेंट मोनिका चर्च, मैंने कहा। अगर मुझे वहां 20 मिनट में पहुंचाओगे तो ज्यादा पैसे दूंगा। 12 बजने में 25 मिनट बचे थे। ऑफ कोर्स मुझे सब समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे ड्राइवर ने कैब तेज चलाई। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी इतनी तेज सफर किया होगा, लेकिन फिर भी वहां मुझसे पहले ही लोग पहुंचे हुए थे। जब मैं पहुंचा तो कैब और घोड़ों के साथ बग्घी वही दरवाजे के पास खड़ी थी। मैंने ड्राइवर को पैसे दिए और चर्च की तरफ भागा। वहां उन दोनों के सिवाय और कोई नहीं था। साथ में चर्च के फादर खड़े थे, जो उन दोनों के किसी बात को मना कर रहे थे। वे तीनों ही चर्च के अल्टर के सामने खड़े थे। मैं उनके पास इस तरह टहलते हुए गया जैसे कोई घूमते हुए चर्च पहुंचा हो, लेकिन अचानक वे तीनों ही मेरी तरफ मुड़े और फिर गॉडफ्रे नॉर्टन भागते हुए मेरे पास आया। थैंक गॉड, वो बोला, तुम काफी हो, यहां आओ। फिर क्या हुआ? मैंने होम्स से पूछा। होम्स ने अपनी बात को बढ़ाना शुरू किया। गॉडफ्रे नॉर्टन ने कहा, जल्दी आओ, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, नहीं तो उसके बाद ये लीगल नहीं होगा। मुझे अल्टर तक पकड़कर ले जाया गया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं वो सब करता गया जो वो मुझे करने को कह रहे थे। मैं बिना कुछ जाने ही उन दोनों की शादी में मदद कर रहा था। यह सब बहुत तेजी से हुआ। एक तरफ वो जेंटलमैन मुझे थैंक्स कह रहा था। फादर मुझे देखकर खुश हो रहे थे। ये मेरी जिंदगी की सबसे अजीब घटना थी और अब इसके बारे में सोचते हुए भी मुझे हंसी आ रही है। उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी, जिसके कारण फादर उनकी शादी बिना किसी विटनेस के नहीं करना चाहते थे। इसलिए मेरा वहां होना उनके लिए लकी साबित हुआ, क्योंकि उन्हें किसी और बेस्ट मैन को ढूंढने रास्तों पर भागना नहीं पड़ा। नई दुल्हन ने मुझे गोल्ड कॉइन दिया। इस मौके को याद रखने के लिए मैं इसे अपनी घड़ी के चैन में पहनूंगा। जो कुछ भी हुआ वैसा तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, होम्स, मैंने कहा। फिर क्या हुआ? वेल,
मुझे अब अपना सारा प्लान खतरे में लग रहा था। मुझे ऐसा लगा कि ये कपल फौरन चर्च से निकल जाएंगे, इसलिए मैं भी खुद को जल्दी से जरूरी स्टेप्स लेने के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन चर्च के दरवाजे के पास जाकर ये दोनों अलग हो गए। वो चैम्बर की तरफ निकला और ये अपने घर की ओर। मैं तुमसे हमेशा की तरह शाम को 5 बजे पार्क में मिलूंगी, उसने नॉर्टन से कहा। वे अलग अलग डायरेक्शन में निकल पड़े और मैं भी अपनी तैयारी करने निकल पड़ा। कौन सी तैयारी? मैंने पूछा। कुछ खाना और एक ग्लास बियर, वो दरवाजे की घंटी बजाते हुए बोला। मैं इतना ज्यादा बिजी था कि खाना खाने के बारे में भी नहीं सोच पाया और लगता है आज रात को भी बिजी रहूंगा। बाय द वे डॉक्टर, मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। मुझे खुशी होगी। क्या तुम कानून तोड़ पाओगे? हाँ, कर लूंगा। अगर अरेस्ट होने का चांस हो तो? अच्छे काम के लिए हो तो कोई बात नहीं। काम तो जबरदस्त है। फिर तो मैं ही तुम्हारा बंदा हूं। मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। लेकिन तुम चाहते क्या हो? जब मिसेस टर्नर ट्रे लेकर आएंगी, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। लैंडलेडी जो सिंपल सा खाना लेकर आई, उसे बड़ी भूख से देखते हुए उसने कहा, मुझे ये बात खाना खाते हुए डिस्कस करना पड़ेगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अभी 5 बजने वाले हैं और अगले 2 घंटों में हम दोनों को एक्शन सीन पर पहुंचना है। मैडम आयरन अपने ड्राइव से 7 बजे लौटती है। हमें लॉज पहुंचकर उनसे मुलाकात करनी है। फिर उसके बाद मैंने पूछा, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, जो कुछ भी होने वाला है उसकी सारी तैयारी मैंने कर रखी है। एक ही बात है जिस पर जोर देकर मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम बीच में बिल्कुल नहीं पड़ोगे, चाहे कुछ हो जाए। समझे? क्या मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करना है? बस कुछ नहीं करना है, जो भी हो जाए। वहां कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन तुम बीच में मत आना। मैं उसके बाद घर के अंदर घुस जाऊंगा और 4-5 मिनट बाद सिटिंग रूम की खिड़की खुलेगी। तुम्हें बस उस खिड़की के पास खड़े होना है। ठीक है? तुम्हें मुझ पर नजर रखना होगा, मैं तुम्हें दिख जाऊंगा। मैं तुम्हें एक चीज दूंगा जिसे तुम रूम के अंदर मुझे फेंक कर दोगे जब मैं अपने हाथ खड़े करूंगा, और उसी वक्त तुम्हें आग आग चिल्लाना भी होगा। तुम समझ रहे हो ना? बिल्कुल। ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है, उसने अपने पॉकेट से सिगार के रोल जैसी कोई चीज निकालते हुए कहा। यह तो आम सा प्लम्बर स्मोक रॉकेट है। इसके दोनों तरफ केप लगी हुई है जिससे ये खुद ही जल जाएगा। तुम्हारा काम इतना ही है कि जब तुम आग आग चिल्लाओगे, काफी लोग उसे सच मानेंगे। फिर तुम सड़क के आखिर तक चले जाना, मैं भी 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। आई होप कि मैंने तुम्हें सब अच्छी तरह से समझा दिया। मुझे न्यूट्रल रहना है, खिड़की के पास जाना है, तुम्हें देखना है और सिग्नल मिलते ही इस चीज को फेंकना है, फिर आग के लिए शोर मचाना है और सड़क के कोने में तुम्हारा इंतजार करना है। बिल्कुल, होम्स बोला। तब तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। एक्सीलेंट। मुझे लगता है अब टाइम हो गया है, मुझे अपने नए रोल की तैयारी करनी चाहिए। यह कहकर वो अपने बेडरूम में चला गया और कुछ मिनट बाद एक सीधे सादे फादर के कैरेक्टर में बाहर निकला। उसका काला हैट, बड़े से ट्राउजर, वाइट टाई, उसकी मुस्कान और चेहरे का दयालुपन, ऐसा तो कोई बेहतरीन एक्टर ही कर सकता है। होम्स ने सिर्फ अपने कपड़े नहीं बदले थे, उसके हाव भाव, उसकी आदतें, सब कुछ बदल जाता है जैसा वो चाहता है। होम्स के क्राइम स्पेशलिस्ट बनने से स्टेज ने एक बेहतरीन एक्टर खो दिया था और साइंस ने सही सवाल पूछने वाला शख्स। जब हम बेकर स्ट्रीट से निकले, 6:15 बज चुके थे और जब तक हम सरपेंटाइन एवेन्यू पहुंचे, 1 घंटा पूरा होने में अभी भी 10 मिनट बचे थे। जब हम ब्रियोनी लॉज में इधर उधर चक्कर काटकर मैडम एडलर का वेट कर रहे थे, शाम हो चुकी थी और लैंप जल चुके थे। वो विला वैसा ही था जैसा होम्स के डिस्क्रिप्शन के बाद मैंने इमागो ने किया था, लेकिन वो इलाका ज्यादा प्राइवेट नहीं था जो मैंने उम्मीद नहीं की थी। छोटी सी सड़क के इस छोटे शांत इलाके में कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। लोगों का एक ग्रुप कोने में खड़े होकर स्मोक कर रहा था और हंस रहा था। एक चाकू तेज करने वाला खड़ा था, 2 घोड़े वाले एक नर्स के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और कुछ यंग लड़के शानदार कपड़ों में मुंह में सिगार रखे सड़क पर टहल रहे थे। जब हम दोनों उस घर के बाहर इधर उधर कर रहे थे, होम्स ने कहा, यू सी, इस शादी ने इस मामले को आसान कर दिया है। वो फोटोग्राफ अब ऐसा हथियार बन गया है जिसके दोनों तरफ धार है। ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद वो नहीं चाहेगी कि मिस्टर नॉर्टन उस फोटोग्राफ को देखे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे क्लाइंट नहीं चाहते कि फोटोग्राफ उनकी प्रिंसेस के आगे आए। लेकिन सवाल ये है कि इस फोटोग्राफ को कहाँ ढूंढे? वाकई, कहाँ ढूंढे? मैंने कहा।
ऐसा हो नहीं सकता कि वो इतने बड़े फोटोग्राफ को अपने साथ लेकर घूमती होगी। वो कैबिनेट साइज फोटो है। किसी औरत के ड्रेस में इसे छुपाना नामुमकिन है। वो जानती है कि राजा के पास इतनी पावर है कि वो आसानी से छानबीन करवा सकते हैं। 2 बार तो इसकी कोशिश हो भी चुकी है। तो हमें ये मानकर चलना होगा कि वो फोटोग्राफ लेकर घूमती नहीं है। फिर कहाँ ढूंढे? उसके बैंकर या लॉयर के पास हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इन दोनों के पास भी नहीं होगा। औरतें नेचुरली बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं और उन्हें अपने राज को पालना अच्छा लगता है। इसलिए वो क्यों किसी और को फोटोग्राफ देगी? शायद वो सिर्फ खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। वैसे भी तुम्हें याद है उसने उस फोटो को फौरन कुछ दिनों के अंदर ही यूज करने की बात की थी। इसका मतलब ये है कि फोटोग्राफ ऐसी जगह है जहां उसे वो जल्दी से ले सके। फोटोग्राफ उसके घर के अंदर ही होगा। लेकिन उसके घर पर तो 2 बार चोरी करवाई गई थी। उन्हें पता ही नहीं था कि कहां ढूंढना है। लेकिन तुम कैसे ढूंढ पाओगे? मैं नहीं ढूंढूंगा। फिर क्या करोगे? मैं उसे खुद ही मुझे दिखाने के लिए मजबूर करूंगा। वो तो मना कर देगी। वो कर ही नहीं पाएगी। मुझे चक्कों की आवाज आ रही है। उसकी बग्घी की आवाज है। अब तुम बस मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करो। जब वो बात ही कर रहा था तो बग्घी के साइड के लाइट की रोशनी वहां पड़ी। वो स्मार्ट सी बग्घी ठीक ब्रियोनी लॉज के दरवाजे के बाहर रुकी। जैसे ही वो वहां रुकी, कोने में खड़े लोफरों में से एक आदमी बग्घी का दरवाजा खोलने भागा। उसे लगा कि इससे उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे, पर वहां दूसरा लोफर आ गया और उसे धक्का दिया। उसे भी दरवाजा खोलने के लिए पैसे चाहिए थे। वे लड़ने लगे। लड़ाई और भी बढ़ गई जब 2 गार्ड वहां आ गए। उन गार्ड्स ने एक लोफर का साथ दिया और वो चाकू तेज करने वाला दूसरे लोफर का साथ देने पहुंच गया। झगड़ा बहुत बढ़ गया। इस बीच मैडम अपनी बग्घी से बाहर निकली और धक्का मुक्की करते उन सारे लोगों के बीच से निकलने की कोशिश करती रही। वे लोग एक दूसरे को लात, घूंसों और डंडों से पागलों की तरह मार रहे थे। होम्स मैडम को बचाने दौड़ा, पर जैसे ही वो मैडम के पास पहुंचा, उसने एक जोर सी चीख मारी और जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे से खून बहने लगा। जैसे ही वो नीचे गिरा, लड़ाई कर रहे सब लोग दूर खड़े हो गए। कुछ लोग जिन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और दूर से ही इस झगड़े को देख रहे थे, वे लोग वहां उस लेडी और घायल होम्स की मदद के लिए पहुंचे। आयरन एडलर, मैं उस औरत को अब भी इसी नाम से बुलाऊंगा, जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरी। इस जेंटलमैन को ज्यादा चोट तो नहीं आई? उसने पूछा। वो मर गया है, भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाए। नहीं नहीं, उसमें अभी भी जान बाकी है, दूसरा चिल्लाया। लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। ये बहुत ही बहादुर शख्स है, एक औरत बोली। अगर ये नहीं होते तो वो लोग लेडी के पर्स और घड़ी दोनों ही छीन लेते। वे लोग तो गैंग के थे, बहुत ही रफ किस्म के। अरे इन्हें देखो, ये सांस ले रहे हैं। इन्हें हम ऐसे ही सड़क पर नहीं छोड़ सकते। क्या हम इन्हें घर के अंदर ले जा सकते हैं? मैम जरूर, इन्हें सिटिंग रूम में लेकर चलो। वहां एक कंफर्टेबल सोफा है, इस तरफ से चलो। लोग धीरे से उसे ब्रियोनी लॉज के अंदर ले गए और रूम में लेटा दिया। ये सब मैं खिड़की के पास अपनी पोजीशन से देख रहा था। घर की बत्ती जल गई थी, लेकिन पर्दे नहीं गिराए थे, इसलिए मुझे दिख रहा था कि वो सोफे पर लेटा हुआ था। मुझे नहीं पता कि होम्स ने ऐसा क्यों किया, पर मुझे पहले कभी खुद पर इतनी शर्म नहीं आई जितना मुझे ये देखकर आ रही थी कि मैं किसके खिलाफ साजिश कर रहा हूं। वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत प्यार से घायल होम्स की देखभाल कर रही थी। फिर भी होम्स ने भरोसा करके जो काम सौंपा था, उससे अगर मैं इस वक्त पीछे हट जाऊं तो ये होम्स के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। मैंने अपने दिल को सख्त बनाया और अपने कोट से स्मोक रॉकेट निकाला। आखिर हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, हम तो बस उसे किसी और को नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहते थे। होम्स उठकर सोफे पर बैठ गया। मैंने उसे देखा तो लगा जैसे वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है। एक नौकरानी तेजी से वहां आई और उसने खिड़की खोल दी। उसी टाइम मैंने उसे हाथ उठाकर इशारा करते हुए देखा। ये सिग्नल मिलते ही मैंने स्मोक रॉकेट को रूम के अंदर फेंका और आग आग चिल्लाया। मेरे मुंह से बात निकली ही थी कि वहां खड़ी सारी भीड़ भी आग आग चिल्लाने लगी। पूरे कमरे में धुआं फैल गया और खिड़की से भी निकलने लगा। मैंने भागते हुए लोगों की झलक देखी और कुछ देर बाद मैंने अंदर से होम्स की आवाज सुनी, जो लोगों से कह रहा था कि वो फॉल्स अलार्म था। शोर मचाती हुई भीड़ के बीच से गुजरकर मैं सड़क के कोने तक पहुंचा और 10 मिनट बाद ही होम्स भी वहां पहुंच गया।
मैं बहुत खुश था कि मेरा दोस्त अब मेरे साथ मेरे हाथ में हाथ रखे खड़ा था और हम इतने शोर शराबे से भी निकल आए थे। वो कुछ मिनट तक तेज तेज चला और तब तक नहीं बोला जब तक हम एक सुनसान रास्ते पर नहीं पहुंचे जो सीधे एजवेयर रोड तक जाती थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया डॉक्टर, उसने कहा। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता था। सब कुछ ठीक है। तुम्हें फोटोग्राफ मिला? मुझे पता चल गया कि वो कहाँ रखी है। तुमने ये कैसे पता किया? उसने ही मुझे दिखाया। मैंने तुमसे कहा था ना। मुझे बात समझ नहीं आ रही। मैं इसे राज नहीं रखना चाहता, उसने कहा और हंसने लगा। ये बहुत ही सिंपल मामला था। तुमने तो देखा था सड़क के सारे लोग ही हमारे साथ मिले हुए थे। मैंने यही गेस किया था। जब झगड़ा शुरू हुआ मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा रेड कलर का पेंट रखा। मैं भाग कर गया, जानबूझकर गिरा, फिर अपने हाथ पर लगे पेंट को चेहरे पर लगा लिया और लेटकर चुपचाप सब कुछ खामोशी से देखता रहा। यह बहुत पुरानी ट्रिक है। मुझे ऐसा ही लगा था। फिर वो मुझे अंदर लेकर गए। उसे तो मुझे अंदर लेकर जाना ही था। वो क्या ही कर सकती थी? सिटिंग रूम के अंदर वो रूम था जिस पर मुझे शक था। वो इस रूम और उसके बेडरूम दोनों में से एक में था जिसका मुझे पता करना था। उन्होंने मुझे सोफे पर लेटा दिया और जब मैंने हवा लेने की कोशिश करने का एक्टिंग की तो उन्हें अपने घर की खिड़कियों को खोलना पड़ा और तुम्हें स्मोक रॉकेट फेंकने का मौका मिल गया। इससे तुम्हें क्या मदद मिली? ये सब करना बहुत जरूरी था। जब एक औरत के घर आग लगती है तो वो फौरन उस चीज को उठाने के लिए भागती है जो उसके लिए सबसे प्यारी होती है। मैंने इस बात का फायदा पहले भी कई बार उठाया है, जैसे डार्लिंगटन सब्स्टिट्यूशन स्कैंडल और आर्म्सवर्थ कैसल बिजनेस केस में। एक माँ अपने बच्चे को लेने दौड़ती है और वो औरत जिसकी शादी नहीं हुई है वो अपने गहने लेने भागती है। मुझे क्लियर था कि हमारी लेडी के पास उस फोटोग्राफ से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं है और इसलिए वो आग का नाम सुनकर उसे ही लेने भागेगी। फायर अलार्म भी सही समय पर बज गया था। धुआं और शोर इतना ज्यादा था कि स्टील से बने आदमी को भी हिलाकर रख दे। लेडी का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। घंटी बजाने की राइट वाली रस्सी के ठीक ऊपर स्लाइडिंग पैनल के पीछे एक सीक्रेट जगह बनी है। फोटोग्राफ वही पड़ी है। वो तुरंत वहां पहुंच गई थी और मैंने उसे फोटोग्राफ को निकालते हुए देख लिया और जब मैंने कहा कि ये तो फॉल्स अलार्म है, उसने उसे वापस वही रख दिया। उसने स्मोक रॉकेट को देखा और अपने कमरे के अंदर चली गई। इसके बाद मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। मैं फिर खड़ा हो गया और बहाने बनाकर उस घर से भाग आया। मैं कंफ्यूज था कि फोटोग्राफ को तभी निकाल लेना चाहिए या नहीं, पर तभी वहां कोचमैन पहुंच गए और मुझे बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। इसलिए वेट करना ही सिर्फ ऑप्शन था। ज्यादा उतावला होने से सब कुछ गड़बड़ हो सकता था। और अब? मैंने पूछा। हमारा काम खत्म हो ही गया समझो। मैं कल राजा से मिलूंगा, तुम भी हमारे साथ वहां चलो। अगर तुम चाहो तो हमें वहां सिटिंग रूम में बिठाया जाएगा और जब तक लेडी हमसे मिलने रूम में पहुंचेगी तब तक ना वहां फोटोग्राफ होगी और ना हम। राजा अगर उसे खुद अपने हाथों से निकालेंगे तो शायद उन्हें ज्यादा खुशी होगी। और तुम उन्हें कब बुलाओगे? सुबह 8 बजे। वो उठी नहीं होगी इसलिए उस वक्त हमारा रास्ता साफ होगा। फिर भी हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। शादी के बाद उसकी जिंदगी और आदतें बदल भी सकती हैं। मुझे राजा को जल्दी से सब्र करनी होगी। हम बेकर स्ट्रीट पहुंचे और दरवाजे के आगे जाकर खड़े हो गए। होम्स अपने पॉकेट में चाबियां ढूंढ ही रहा था जब कोई पास से गुजरा और कहा, गुड नाइट मिस्टर शर्लॉक होम्स। उस वक्त वहां गली में काफी लोग थे और गुड नाइट कहने वाला एक दुबला सा लंबी कोट में नौजवान शख्स था जो वहां से फौरन निकल गया। मैंने वो आवाज पहले भी सुनी है, होम्स ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा। अब मैं सोच में पड़ गया हूं कि वो शख्स कौन हो सकता है। उस रात मैं बेकर स्ट्रीट में ही सो गया। सुबह जब हम अपनी कॉफी और टोस्ट ले ही रहे थे तब किंग ऑफ बोहेमिया भागते हुए कमरे में आए। तुम्हें वो मिल गया? किंग ने होम्स के दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। अभी नहीं, पर तुम्हें भरोसा है वो मिल जाएगा? हाँ, भरोसा है। तो चलो, मैं वहां जाने के लिए और नहीं रुक सकता। हमें कैब लेना चाहिए। नहीं, मेरी बग्घी बाहर खड़ी है। फिर तो काम आसान हो गया। हम घर से निकले और फिर से ब्रियोनी लॉज की तरफ चल पड़े। आयरन एडलर की शादी हो गई, होम्स ने कहा। शादी? कब? किंग ने पूछा। कल। लेकिन किसके साथ? एक इंग्लिश लॉयर मिस्टर नॉर्टन के साथ। लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती। मैं उम्मीद करता हूं कि वो करती हो।
उम्मीद क्यों? क्योंकि योर मैजेस्टी इससे आपके फ्यूचर की सारी चिंताएं ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर वो अपने पति से प्यार करती है तो इसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करती। अगर वो आपसे प्यार नहीं करती तो आपके रास्ते में कभी नहीं आएगी। सही बात है। लेकिन फिर भी काश उसकी शादी मुझसे होती। वो एक अच्छी रानी बनती। ये कहकर वो चुप हो गए और सर्पेंटाइन एवेन्यू पहुंचने तक चुप ही रहे। ब्रियोनी लॉज का दरवाजा खुला हुआ था और वहां एक बूढ़ी औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी। वो हमें बग्घी से उतरते हुए बड़े अजीब ढंग से देख रही थी। मिस्टर शर्लॉक होम्स, उन्होंने कहा। मैं हूं शर्लॉक होम्स, मेरे दोस्त ने उस बूढ़ी औरत को हैरानी से देखते हुए कहा। जरूर, मेरी मैडम ने कहा था कि आप यहां आ सकते हैं। वे तो अपने पति के साथ सुबह 5:15 की ट्रेन में चेरिंग क्रॉस से यूरोप के लिए निकल गई। क्या? शर्लॉक लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसने गुस्से और हैरानी से पूछा, आपका मतलब है वो इंग्लैंड छोड़कर चली गई? कभी वापस नहीं लौटने के लिए? और पेपर? किंग ने पूछा। सब खत्म हो गया। हम देखते हैं। ये कहकर होम्स सिटिंग रूम की तरफ भागा। उसके पीछे मैं और राजा भी भागे। अंदर सारा फर्नीचर इधर उधर फैला हुआ था। शेल्व्स उखड़े हुए थे, ड्रॉवर खुले पड़े थे। ऐसा लग रहा था लेडी ने हड़बड़ी में सब कुछ उलट पुलट किया होगा। होम्स भागकर घंटी खींचने वाली रस्सी के पास पहुंचा, छोटे से काले स्लाइडिंग शटर को फाड़कर अपना हाथ उसके अंदर डाला और वहां से फोटोग्राफ और एक लेटर बाहर निकाला। फोटोग्राफ में आयरन एडलर एक इवनिंग ड्रेस पहने हुए थी। लेटर पर लिखा था मिस्टर शर्लॉक होम्स के लिए। मेरे दोस्त ने उसे फाड़ा और हम तीनों ने उसे एक साथ पढ़ा। यह पिछले ही दिन आधी रात को लिखी गई थी और उसमें लिखा था, माय डियर मिस्टर शर्लॉक होम्स, आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी। मैंने तो उसे सच ही मान लिया था। मुझे तब तक शक नहीं हुआ जब तक फायर अलार्म नहीं बजा। फिर मुझे समझ में आया कि कैसे मैंने धोखा खा लिया था और मैंने सोचना शुरू किया। मुझे आपके बारे में 2 महीने पहले ही वार्निंग मिल चुकी थी। मुझे बताया गया था कि अगर राजा ने किसी एजेंट को हायर किया तो वो जरूर आप ही होंगे। मुझे आपका एड्रेस भी दिया गया था। फिर भी आपने मुझसे वो बात उगलवा ली जो आपको जाननी थी। शक के बावजूद मैं एक बूढ़े फादर के बारे में कुछ गलत नहीं सोच पाई। पर क्या आपको पता है, मैंने एक्ट्रेस बनने की ट्रेनिंग ली हुई है। आदमियों के कपड़े पहनना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। अक्सर मैं इसे पहनकर फायदा उठाती हूं। ये आजादी देती है। मैंने अपने कोचमैन जॉन को आपके पीछे भेजा था। वो जैसे ही भागकर ऊपर मेरे पास आया, मैंने जल्दी से आदमी के कपड़े पहने, जिसे मैं वॉकिंग कपड़े बुलाती हूं, और आपके जाते ही मैं भी नीचे आ गई। फिर मैंने आपका पीछा आपके दरवाजे तक किया ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मशहूर मिस्टर शर्लॉक होम्स मुझ में ही इंटरेस्टेड है। फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई आपको गुड नाइट कहने से और मैं अपने पति से मिलने टेंपल चली गई। हम दोनों ने सोचा जब ऐसा इंसान पीछा कर रहा हो जिससे सब डरते हैं तो फ्लाइट लेना ही बेस्ट होगा। तुम जब कल आओगे तो घर खाली मिलेगा। जहां तक फोटोग्राफ की बात है, तुम्हारे क्लाइंट शांति से रह सकते हैं। मैं जिससे प्यार करती हूं और जो मुझसे प्यार करता है वो उनसे बेहतर इंसान है। राजा जो कुछ करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। उन्होंने जिसके साथ बुरा किया वो कभी उनका रास्ता नहीं रोकेगी। फोटोग्राफ को सिर्फ मैं खुद को सेव करने के लिए रखती हूं। फ्यूचर में अगर राजा मेरे खिलाफ कोई कदम उठाएंगे तो खुद को बचाने के लिए मेरा हथियार यही होगा। मैं वो फोटोग्राफ छोड़े जा रही हूं जिसे शायद राजा रखना चाहे और मैं हमेशा यही रहूंगी, डियर मिस्टर शर्लॉक होम्स। वेरी ट्रूली योर्स, आयरन नॉर्टन, नी एडलर। जब हम तीनों ने ये लेटर पढ़ लिया तो राजा चिल्लाए, क्या औरत है, क्या औरत है। मैंने कहा था न, वो बहुत ही तेज है और जो कहती है वही करती है। क्या वो एक अच्छी रानी नहीं बनती? क्या ये दुख की बात नहीं है कि वो मेरे लेवल की नहीं थी? मैंने इस औरत को जितना भी देखा है वो वाकई में आपके लेवल से अलग है, योर मैजेस्टी। होम्स ने ठंडे तरीके से कहा, आई एम सॉरी योर मैजेस्टी, मैं आपके काम को इससे बेहतर नतीजे तक नहीं ला पाया। माय डियर सर, बात इससे ठीक उल्टी है, राजा ने कहा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था। मुझे पता है उसका वादा सच्चा है। अब वो फोटोग्राफ मेरे लिए उतना ही सेफ है जैसे वो आग में जल चुका हो। मुझे खुशी है आप ऐसा कह रहे हैं, योर मैजेस्टी। मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। प्लीज बताओ कि मैं तुम्हें कैसे इनाम दूं। ये अंगूठी, उन्होंने अपने उंगली में से एमरल्ड स्नेक रिंग निकाली और होम्स के हाथ में रख दी।
योर मैजेस्टी के पास कुछ और है जो मेरे लिए इससे ज्यादा कीमती है, होम्स ने कहा। तुम बस उसका नाम बताओ। ये फोटोग्राफ। राजा ने बड़ी हैरानी से होम्स को देखा और कहा, आयरन की फोटोग्राफ। जरूर ले लो अगर तुम यही चाहते हो तो। थैंक यू, योर मैजेस्टी। अब इस मामले में कुछ करने को नहीं रह गया। मेरे लिए सम्मान की बात है आपको गुड मॉर्निंग विश करना। होम्स झुका और राजा ने अपना हाथ होम्स की तरफ बढ़ाए, जिसे देखे बिना ही होम्स पीछे मुड़ गया। वो मेरे साथ अपने चैम्बर आ गया। और यही था वो स्कैंडल जो बोहेमिया के राज्य को डरा रहा था, और कैसे मिस्टर शर्लॉक होम्स का बेस्ट प्लान भी एक औरत की समझदारी के आगे हार गया था। वो औरतों की चालाकी पर हंसता था, लेकिन इस घटना के बाद मैंने उसे वैसा करते नहीं देखा, और जब भी वो आयरन एडलर के बारे में बात करता है या उसके फोटोग्राफ के बारे में, तो वो हमेशा सम्मान देकर तहजीब से उसे द वुमन कहता है। हियर द एंड ऑफ एडवेंचर 1। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एडवेंचर।